Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. आज है 25 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में ब्रीफली कवर करेंगे. आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज के बारे में. येस, इंडिया इज़ गोइंग टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज. इसकी और डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. देन मूविंग अहेड, हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, RTI एक्ट, इसमें से सर्ट इन CERT सर्ट इंडिया को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. सो वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनको कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है. And then we'll talk about India's insolvency and bankruptcy code. तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि इंडिया के अंदर हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनकी रिकवरी रेट थोड़ा डिक्रीज हो रही है एंड ऑल्सो इट इज़ हैपनिंग विद डिलेज. तो क्या रीजंस हैं इसकी और डिटेल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट द आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा. हमने हमारी कल की वीडियो में भी बात की थी कि नॉर्दर्न चाइना के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस का एक स्पाइक देखने के लिए मिला है अलॉन्ग विद निमोनिया क्लस्टर्स इन चिल्ड्रन, जिसे लेकर WHO ने चाइना से ऑफिशियली रिपोर्ट्स मांगी हैं. प्लस जो एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसे लेकर भी, और प्लस नदरन चाइना के अंदर ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया इन सब के ऊपर एक वॉच बना के रखा हुआ है. एंड देन लास्टली, अफगानिस्तान की एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में थी वो रिसेंटली शट डाउन हो चुकी है. तो यहाँ से हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस में कौन कौन से मेजर रोड ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं और क्या रीजंस रहे हैं अफगानिस्तान की एम्बेसी के शटडाउन के. सो दीज आर फ्यू आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व या फिर स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज के बारे में. जब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं लाइक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, तो जस्ट लाइक मैनी अदर कंट्रीज, इंडिया भी अपनी एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड को हेविली इंपोर्ट करके पूरा करता है. तो हम ये तो समझते हैं कि इंडिया रिलाइज हेविली ऑन द इम्पोर्टेड एनर्जी रिसोर्सेज. हमें एनर्जी के रिसोर्सेज को इंपोर्ट करना पड़ता है. क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी क्वेश्चन में आ जाती है. किस तरह? देखें, जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, हमने क्या देखा कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एनर्जी रिसोर्सेज का जो प्राइस था वो स्पाइक अप हो गया ना, क्योंकि हमें तो एनर्जी रिसोर्सेज को इंपोर्ट करना है. सो वी नीड टू बिल्ड अ सेफ गार्ड फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी. तो इसके लिए हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास 5 मिलियन टन से ज़्यादा क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने बनाए हैं. जिससे कि क्या होगा कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ग्लोबली कोई क्राइसिस आ गया या फिर कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस 5 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल से क्या होगा, ये इंडिया में प्रेजेंट है, हमें मंगवाना नहीं है, ये हमने स्टोर कर लिया. ठीक है, इससे इंडिया की कुछ 9.5 डेज की हमारी जो ऑयल डिमांड है वो हम पूरा कर सकते हैं. 9 दिन, तकरीबन 9 दिन की हमारी जो डिमांड है उसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना लिए. एट प्रेजेंट हमारी जो कैपेसिटी है वो कुछ 5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल की है, जो कि हमने स्टोर करके रखा है. लेकिन अभी तक हमारे पास नेचुरल गैस को स्टोर करने के लिए रिजर्व्स नहीं है. एंड इसी आर्टिकल में इस चीज़ की बात भी हो रही है कि हमारा जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर इट, वी वांट टू डेवलप द स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व, जहाँ पे हम नेचुरल गैस को रिजर्व कर सकें, स्टोर कर सकें. और इसके लिए इंडिया कुछ ऐसे कुएं देख रहा है, तेल के कुएं, जो कि बहुत पुराने हैं, खाली हो चुके हैं, कि उन्हीं को यूज़ करके वहाँ पे नेचुरल गैस को हम स्टोर कर सकें, रिजर्व को हम क्रिएट कर सकें, ताकि किसी भी तरह की ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, हमारे पास कुछ नेचुरल गैस रिजर्व के अंदर प्रेजेंट हो. नाउ एरिया फोकस कहाँ पे किया जा रहा है? इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है,
राजस्थान, गुजरात, ये वाला हिस्सा जो है, प्लस इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे मेनली ऐसी लोकेशंस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे खाली कुएं जो हैं, तेल के कुएं जो हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाया जा सके। इनिशियल कैपेसिटी रखी गई है कि हमारे पास कम से कम 3 to 4 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस, 3 to 4 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस जो हो वो इन रिजर्व के अंदर प्रेजेंट हो। ये इनिशियल कैपेसिटी रखी गई है फॉर द स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व। करंटली हमारी जो गैस पाइपलाइंस हैं वो कुछ तकरीबन 2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस को होल्ड करके रखती हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के जो टैंक्स हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, कुछ इतना रिजर्व हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की डायमेंशन पूरी तरह चेंज हो सकती है अगर हम स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व डेवलप कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा ये एम है कि बाय 2030 हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसमें 15% शेयर नेचुरल गैस का हो। एट प्रेजेंट तो हम कुछ तकरीबन 6.2% नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। बाय 2030 वी वांट टू रीच टू द लेवल ऑफ 15%। तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे तो हम फोकस कर रहे हैं खाली कुओं के ऊपर। अदरवाइज जो स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेजेस हैं इनके लिए अंडरग्राउंड बड़े बड़े रिजर्व्स बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड भी बन जाते हैं, अबव द ग्राउंड भी बन जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी और सप्लाई डिसरप्शन के केस के अंदर वहाँ से गैस को यूज़ किया जा सके। सो ऑलरेडी क्रूड ऑयल रिजर्व्स तो हमारे पास हैं, लेकिन हम इस कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। करंटली हमारी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन टन्स की है, बट इसे बहुत जल्द एक्सपैंड करके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे पास कि इसे 6.5 मिलियन टन्स तक ले जाया जा सके। नाउ ये इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो बहुत मल्टीफोल्ड सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर हम स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व डेवलप कर लेते हैं तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना क्रूशियल होगा। हमारे पास नेचुरल गैस का एक रिलायबल और एक अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है वो मेंटेन रहेगी। किसी भी तरह की सप्लाई डिसरप्शन आ जाए, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ आ जाएं, ये जो रिजर्व हैं ये बफर के जैसे एक्ट करेंगे और हमारे कंट्री का जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। सिमिलरली जो सडनली कभी ग्लोबली गैस प्राइसेस बढ़ जाते हैं उन प्राइसेस के लिए भी हमारे पास अगर रिजर्व होगा तो प्राइस स्टेबिलिटी भी हमारी कंट्री में रिजर्व बनी रहेगी। और इसका जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी है कि अगर हमारे पास रिजर्व होगा तो हम गैस सप्लायर के साथ जो हमारे बाकी कंट्री से जहाँ से हम गैस इंपोर्ट करते हैं हम उनसे बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। वी हैव अ स्टॉक पाइल ऑलरेडी, हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल मेंटेन्ड है, सो वी कैन नेगोशिएट बेटर विद द गैस सप्लायर्स एज वेल। बस चैलेंजेस ये हैं कि हमें गैस स्टोरेज के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होगा। जो डिप्लीटेड रिजर्व्स हैं, जो वेल्स हैं, जो LNG टैंक्स हैं, उन्हें बिल्ड करना होगा ताकि हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पे हम गैस को स्टोर कर पाएँ। और इसके लिए हमें चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट, और साथ ही में कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है और मेंटेनिंग एक गैस रिजर्व को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कॉस्ट कंसिडरेशंस को भी यहाँ पे देखना होगा। ना यहाँ पे आप इस मैप के अंदर इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम या फिर स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स देख पाएंगे। तो हमारा एज ऑफ नाउ जो हमारी 5 मिलियन टन्स की जो कैपेसिटी है उसके लिए ऑलरेडी 3 हमारे क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी वर्क कर रहे हैं। देयर इज़ वन इन आंध्र प्रदेश इन विशाखापट्टनम, देन कर्नाटका के मैंगलोर में हमारा क्रूड ऑयल स्टोरेज है, एंड कर्नाटका के पड्डूर में है। तो ये 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पड्डूर। अपकमिंग जो हमारा फेज़ है, फेज़ 2 के अंदर जो हम डेवलप करने वाले हैं दैट इज़ इन उड़ीसा's चंडीगढ़ एंड कर्नाटका's पुड्डूर। अभी पुड्डूर में ऑलरेडी 2.5 मिलियन टन का स्टोरेज है, इसे बढ़ाकर 2 मिलियन टन्स का स्टोरेज और बनाया जाएगा इन पड्डूर कर्नाटका। तो हमारा एम है कि कुछ 6.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल स्टोरेज हम डेवलप कर सके इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड इसी के साथ साथ अब अच्छी एक डायरेक्शन ये भी है कि हम स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व भी डेवलप करने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ आर्टिकल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक इम्पॉर्टेंट एक्ट की बात हुई है. नाउ द एक्ट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. एज वी ऑल नो ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिससे हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर कर सकता है. तो इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक प्रॉपर मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि किस तरह पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती है ताकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके. लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है अंडर RTI एक्ट ऑफ 2005, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. ये पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है. कुछ केसेस में इसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. और वही न्यूज़ आई है. हमारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इंडिया. इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एम्बिट से एग्जेम्प्ट कर दिया है, बाहर कर दिया है. CERT इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये हमारी नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए इंसिडेंट्स में रिस्पॉन्ड करती है जब भी ये हो. तो सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाना हमारे सिटीजन्स के बीच में, उसके लिए ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक नोडल एजेंसी है. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है. लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्या ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशंस को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? वेल यस, हमारे इंडिया में 26 और ऐसी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है, जिनके ऊपर RTI एक्ट अप्लाई नहीं होता. लाइक आर इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये कुल 26 ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको RTI के अंडर एग्जेम्प्ट किया गया है. क्योंकि जब हम RTI एक्ट पढ़ते हैं तो ये कहता है कि जो RTI एक्ट है ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, हालांकि अगर कोई करप्शन की एलिगेशन है, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो एक्सक्लूडेड नहीं है. लेकिन ये नहीं है कि आप जाकर किसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंटेलिजेंस बॉडी से RTI के अंडर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग लें. तो इसीलिए कुछ बॉडीज़ को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है. एक चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि अब रिसेंटली CERT को ऐड कर दिया गया है, तो ये कुल 27 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जिनके ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है. देखिए, इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि हमारी इकोनॉमी को पुल डाउन करता है, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए 2016 के अंदर गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आती है, जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के केसेस को डील करने के लिए जितने भी लॉस थे उन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया, ताकि हम कंट्री के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इशू है इसे पूरा कर सके. अब यहाँ पे समझिए, 2 वर्ड्स आ गए. एक आ गया इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी अपना लोन, कोई आउटस्टैंडिंग डेट जो है उसे रीपे नहीं कर पा रहा. उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. ठीक है, कि भी मेरे पास पैसे नहीं है इस लोन को वापस करने के लिए. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी. बैंक्रप्सी वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कोर्ट ये जुरिस्डिक्शन दे दे कि भाई ये जो पर्सन है ये इंसॉल्वेंट है, तो मतलब लीगल डिक्लेरेशन हो गया है कि ये पर्सन या फिर ये कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती. तो हमारे पास जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसे यूज़ करके जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको उनका पैसा वापस किया जाता है. जो भी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, उसे बेच करके, उसे लिक्विफाई करके जो क्रेडिटर्स हैं उनका मनी रिटर्न किया जाता है ना. इसे लेकर क्रिसिल की एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है. क्रिसिल रेटिंग ने रिपोर्ट दी है कि इंडिया में मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक ये जो रिकवरी रेट है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत वो डिक्रीज हो गया.
2019 में कुछ 43% रिकवरी होती थी और सितंबर 2023 तक ये डिक्रीज होकर 32% पे पहुंच गई है। एक तो बात ये। दूसरा, जो रेजोल्यूशन का टाइम है, अब स्टिपुलेट ये किया गया है कि 330 डेज के अंदर अंदर जो रेजोल्यूशन है वो होना चाहिए, लेकिन 2019 में ऑन एन एवरेज 324 डेज में रेजोल्यूशन होती थी, लेकिन अब सितंबर 2023 तक ये ऑलमोस्ट डबल अप हो चुकी है। अब 653 डेज लगते हैं इन द रेजोल्यूशन टाइम। ये दो चीज़ें, रिकवरी रेट का फॉल करना और रेजोल्यूशन टाइम का बढ़ जाना, ये एक बड़े इम्पेडिमेंट्स हैं फॉर द सक्सेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और इसके लिए दो बड़े रीजंस यहाँ पे रखे गए हैं। पहला रीजन है द लिमिटेड जुडिशियल बेंच स्ट्रेंथ। जो जुडिशियल बेंच स्ट्रेंथ है वही कम है, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती और डिफ़ॉल्ट की एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हो पाती। ये पहला रीज़न है। सेकंड ये है कि जो सबसे पहले ही जो प्री इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसकी एडमिशन स्टेज पे ही डिले हो जाती है। मतलब पहले अगर 450 डेज लगते थे इनिशियली, अब ये भी बढ़कर 650 डेज पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से रिकवरी रेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो गई हैं। तो 2016 में हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के प्रॉब्लम को डील करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की वजह से इंडिया का जो क्रेडिट कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। सिग्निफिकेंटली जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको यहाँ पे रिजॉल्व किया गया और काफ़ी बेहतरीन रिकवरी रेट भी रही है। लेकिन अब हमारे पास इन कुछ रीजंस की वजह से जो रिकवरी रेट है वो डिक्रीज हो रही है और जो टाइम है वो भी बढ़ रहा है, डिले भी जो है वो भी बढ़ चुका है। मूविंग अहेड, जैसा कि हमने कल भी अपनी वीडियो में बात की थी, चाइना के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो क्लस्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और साथ ही में एवियन इन्फ्लुएंजा के जो केसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा को कॉमनली बर्ड फ्लू कहा जाता है। ये एक बहुत ही कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। एवियन का मतलब होता है बर्ड्स, तो एवियन इन्फ्लुएंजा मेनली किसको अफेक्ट करता है? बर्ड्स को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर हमारी वाइल्ड बर्ड्स और डोमेस्टिक पोल्ट्री इंक्लूड हो जाती है। 1996 में पहली बार ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा था इसे आइडेंटिफाई किया गया था। इसे शॉर्ट फॉर्म में H5N1 वायरस भी कहा जाता है। तब भी ये सदर्न चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक वाटरफॉल था उसके अंदर ये पहली बार मिला था। तो बर्ड फ्लू, ये जो H5N1 के जो केसेस हैं, अगर हम देखें कि क्या ये ह्यूमन बीइंग्स को हो सकते हैं, तो ह्यूमन केसेस बहुत ही ओकेजनली, बहुत रेयर है कि ह्यूमन बीइंग्स को हो, बहुत ओकेजनली ऐसा होता है। एंड सेकेंडली, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट भी नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन में बाई चांस एवियन इन्फ्लुएंजा होता भी है तो ये आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाता। सेकेंडली, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम है। अगर किसी को एवियन इन्फ्लुएंजा होता भी है तो माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, लाइक फीवर, कफ, मसल एक, कभी कभी रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक निमोनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन नहीं है और ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है। तो जैसा कि WHO भी चाइना से लगातार ऑफिशियली रिपोर्ट्स मांग रहा है कि किस लेवल पे जो इन्फेक्शन है, जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, कौन सा पैथोजन है, इंडिया भी इसे लगातार देख रहा है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि वी आर रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस अगर चाइना में बढ़ भी रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर रेडी इन इंडिया। हमारे पास अभी तक इंडिया में किसी भी तरह का बड़ा आउटब्रेक हम एवियन इन्फ्लुएंजा का नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एज वी ऑल नो कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानी गवर्नमेंट आ चुकी है एंड तब से ही हम देख रहे थे कि ज़्यादा नेगोशिएशन, ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान।
तो उसी के चलते एक बड़ा चीज़ ये हुई है कि कल नवंबर 23 को अफ़गानिस्तान की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी थी उसे परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। इसके लिए एम्बेसी ने दोनों ही तरफ को ब्लेम किया है, तालिबानी रूलर्स को भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, कि जो ऑपरेशंस हैं जिनकी वजह से हमें रोकने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस ज़्यादा फेवरेबली नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।